प्रयागराज में बस कंडक्टर हरिकेश पर जानलेवा हमला करने वाले बीटेक छात्र लारेब हाशमी को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। यूपी एसटीएफ ने आरोपी के घर से बैंक खातों की डिटेल्स, 3 डायरी, 2 मोबाइल, पेन ड्राइव और उसका लैपटॉप बरामद किया, जिसमें धर्म विशेष से जुड़े कई वीडियोज मिले, जिसके आधार पर यूपी एसटीएफ अब अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। इससे पहले पुलिस ने आरोपी छात्र लारेब से उसका फोन भी बरामद किया था, जिसमें पुलिस को ठीक इसी तरह के कई धर्म विशेष से जुड़े वीडियो मिले थे, जिन्हें आरोपी लगातार देखा करता था। जानकारी के मुताबिक आरोपी लारेब हाशमी के लैपटॉप और फोन से जो वीडियो मिले, उसके आधार पर यह बात सामने आई कि वो पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी से प्रभावित है, जो तहरीक लबेक का संस्थापक है। आरोपी लारेब हाशमी के फोन और लैपटॉप में यूपी एसटीएफ को सबसे ज्यादा वीडियो मौलाना खादिम और रिजवी के ही मिले, जिसमें मौलाना खादिम धर्म के नाम पर लोगों को भड़काता दिखा और इसी से लारेब प्रभावित भी हुआ था। माना जा रहा है कि इस सोच से प्रभावित आरोपी लारेब हाशमी ने भी कंडक्टर हरिकेश पर जानलेवा हमला करने के बाद धार्मिक नारे लगाते हुए भड़काऊ बयान दिया था। तो आरोपी लारेब तकरीर और जिहाद के साथ हमास से इजराइल जंग के वीडियो भी देखा करता था। पूछताछ में आरोपी लारेब ने हमले की वजह के साथ साथ ये भी बताया कि वो हथियार कहां से लेकर के आया था और कैसे घटना को अंजाम दिया, जिसमें सबसे बड़ी हमले की वजह उसने अपमान का बदला बताया। पुलिस ने लारेब से जो सवाल किया, उसमें पहला सवाल था कि क्या इस घटना को तुमने अंजाम दिया, जिसके जवाब में लारेब ने कहा कि हाँ, मैंने ही उसे सबक सिखाया। पुलिस ने पूछा कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था। लारेब ने बताया, मेरी दोस्तों के सामने उसने बेइज्जती की थी, इसलिए मैं उसको अल्लाह के पास पहुंचाना चाहता था। पुलिस ने पूछा कि तुम्हारे पास हथियार कहां से आए। लारेब ने बताया कि चापड़ वो घर से लाया था और बंदूक नैनी से ली थी। पुलिस ने पूछा कि उसने वीडियो क्यों बनाया, जिस पर लारेब ने कहा ताकि लोगों को पता लगे कि उसने क्यों मारा। पुलिस ने पूछा कि इतना कुछ करने के बाद तुम्हें डर नहीं लगा। लारेब ने कहा कि बहुत डर कर रह लिया, इसीलिए ये काफिर कुछ भी बोलते हैं और जुल्म करते हैं। पुलिस ने यह भी पूछा कि वो किसके संपर्क में है, जिस पर वो खामोश रहा। तो पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपी लारेब हाशमी के फोन और लैपटॉप से मिले भड़काऊ वीडियो के बारे में भी सवाल किए। उसे वीडियो किसने दिए और ऐसे वीडियो देखने के पीछे उसकी सोच क्या है, और क्या ये वीडियो उसे किसी संगठन की तरफ से दिए जा रहे हैं। ऐसे तमाम सवाल पुलिस ने आरोपी लारेब से पूछे, जिनके जवाब देने से वो बचता नजर आया और जवाब में उसने सिर्फ इतना ही कहा कि वीडियो देखना गुनाह है क्या। लारेब ने इस दौरान ये भी कहा कि उसे पुलिस के इंसाफ पर भरोसा नहीं, इसीलिए उसने कंडक्टर पर हमला कर अपना बदला पूरा किया और उसे सुकून से नींद आएगी। लारेब ने यह भी बताया कि वो माफिया अतीक अहमद से प्रभावित था और उसी की तरह बनना चाहता था। इस पूरी पूछताछ में पुलिस को उसने बताया है कि उसने इस पूरी घटना को क्यों अंजाम दिया। इसके साथ ही साथ पूर्व में उसके साथ बस कंडक्टर ने जो व्यवहार किया था उसकी बात भी उसने कही। इसके साथ ही साथ अतीक अहमद से वो प्रभावित था, इसको लेकर भी उसने अपनी बात पुलिस को बताई। अब पुलिस लारेब की बताई बातों की सच्चाई की जांच कर रही है। तो आरोपी लारेब हाशमी ने पूरी प्लानिंग के साथ बस कंडक्टर हरिकेश पर जानलेवा हमला किया था। बस में छात्राओं के सामने अपमानित होने के बाद इस हमले से पहले उसने 2 दिनों तक बस के रूट की रेकी की थी और इस बात की जानकारी जुटाई गई कि बस में भीड़ कहां कम रहती है और कहां ज्यादा होती है। इसके लिए आरोपी हाशमी ने बाकायदा 2 दिनों तक बस के पूरे रास्ते को फॉलो किया। इस बस को 2 दिन तक उसने पूरी तरह से ट्रेस किया था और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बस में भीड़ कहां पर कम रहती है, इस बारे में भी उसने पता लगाया था और इसके साथ साथ इस बस में कब जो है भीड़ ज्यादा रहती है, इसके बारे में भी पता लगाया था। हमले के बाद वो किस जगह पर उतरकर आराम से भाग पाए, उस जगह की भी उसने पहचान पहले से ही कर ली थी। घटना के बाद वो फरार हो सके, वीडियो बना सके, इसके लिए भी उसने पूरी तैयारी कर ली थी। ये जो सीट आप देख रहे हैं, इस सीट पर आकर बैठ जाता है और उसके बाद जब भीड़ होती है तब उसके वक्त वो उठता है और अपना स्टॉपेज की बात कहता है और उसी वक्त ही इस पूरी घटना को अंजाम देता है। ये बात भी सामने आई कि हमले को अंजाम देने के लिए आरोपी लारेब ने उस दिन करीब 2.5 घंटे तक बस का इंतजार भी किया था। तो हमले के बाद लारेब ने जो वीडियो बनाया उसे सबसे पहले कॉलेज के अपने करीबी 3 साथियों को भेजा था। पुलिस ने उन तीनों छात्रों से भी पूछताछ की, साथ ही जांच के लिए उनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए।
साथ ही इस मामले की जांच के लिए एसीपी के नेतृत्व में आरोपी लारेब के परिजनों से पूछताछ के लिए टीम बनाई गई। लारेब का परिवार पहले दिल्ली की पंजाबी कॉलोनी में रहता था, लेकिन बाद में प्रयागराज के सोराव इलाके के हाजीगंज गांव में शिफ्ट हो गया था। लारेब 2 भाइयों और एक बहन में दूसरे नंबर पर था और बड़ी बहन शादी के बाद से ससुराल में रह रही है। परिवार में लारेब गुस्सैल प्रवृत्ति का था, इस बात की जानकारी भी मिली। उसका ये पुश्तैनी घर है। इसके साथ साथ जो हाशमी के जो पिता हैं वो यहाँ पर पोएट्री फॉर्म चलाते थे। आप यहाँ पे तस्वीरें में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये उनकी दुकान भी है और इसके ठीक पीछे जो है एक फार्म हाउस भी बनाया गया है। वहीं पड़ोसियों को भी इस घटना पर यकीन नहीं आया। तो हाजीगंज गांव में रहने वाले आरोपी लारेब हाशिम के पड़ोसियों ने बताया कि लारेब के आसपास के लोगों में किसी से बात नहीं होती थी और ना ही उसका कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ और बेहद ही शांत दिखने वाला लड़का इतनी बड़ी घटना को अंजाम देगा, किसी को यकीन नहीं आया। लारेब के पड़ोसी इस घटना से हैरान दिखे। तो देख रहे हैं इसीलिए वीडियो में इतना खतरनाक बोल रहा है कि हाँ अचानक सब लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कैसा हो गया। इतना सीधा साधा सब लोग रहते थे, मगर ये कैसे बात बोल रहा है। लारेब के पिता पोल्ट्री फार्म चलाते हैं और यहीं से उसने चापड़ लिया था, जिसे बरामद कर लिया गया। यहाँ पर ये अंदर की तरफ यहाँ पर जो चापड़ है उसको छुपाया गया था और यहीं पर ही पुलिस ने जो बताया कि यहीं पर ही उसने बंदूक भी छुपा रखी थी और यहीं पर ही उसने जो है पुलिस पर फायर जो है वो किया था। घायल होने की वजह से आरोपी लारेब को 14 दिन की रिमांड पर जेल नहीं भेजा गया। अभी वो अस्पताल में ही है, पर माना जा रहा है कि उसकी हालत में सुधार होने पर पुलिस कोर्ट में अर्जी दाखिल कर पूछताछ के लिए उसकी कस्टडी मांग सकती है। तेलंगाना में चुनाव के लिए सिर्फ 4 दिन ही बचे हैं। सीएम के चंद्रशेखर राव के सामने अपनी सरकार बचाने की चुनौती है, तो कांग्रेस 15 साल बाद तेलुगु राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए मशक्कत कर रही है। वहीं बीजेपी भी अब आक्रामक हो गई है और 119 विधानसभा सीटों वाले तेलंगाना को जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा जोर लगा दिया। कांग्रेस ने देश में सुल्तान शाही को बढ़ावा दिया और केसीआर ने यहाँ निजाम शाही को ही आगे बढ़ाया। कांग्रेस और बीआरएस दोनों ही परिवारवाद की सबसे बड़ी प्रतीक है। क्योंकि 119 सदस्यों वाली तेलंगाना विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 60 है, इसीलिए पीएम मोदी ने बीआरएस के मुस्लिम कार्ड के जवाब में 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का ऐलान कर वोटिंग से पहले बड़ी चाल चल दी। और तेलंगाना के तुपरान में रैली करते हुए पीएम मोदी ने सीएम केसीआर पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने बीआरएस और कांग्रेस की तुलना बीमारी से की और ऐलान किया कि ये बीमारी देश के लिए ठीक नहीं। और पीएम मोदी ने जनता से बीआरएस और कांग्रेस दोनों को वोट न देने की अपील की। बीआरएस जैसी एक बीमारी का विकल्प कभी कांग्रेस जैसी दूसरी बीमारी विकल्प नहीं बन सकती। बीआरएस और कांग्रेस इन दोनों बीमारियों का इलाज सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के बीच चुनाव में कड़े मुकाबले के आसार जताए गए, इसीलिए पीएम मोदी ने कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान। वहीं तेलंगाना के निर्मल में रैली करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में पहली बार कमल खिलने का भी ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने मंच से दावा किया कि तेलंगाना में इस बार बीजेपी की सरकार ही बनेगी। और इस दौरान प्रधानमंत्री का रुख बेहद आक्रामक दिखा। उन्होंने बीजेपी की जीत की हुंकार भरते हुए पूरा जोर लगा दिया। तेलंगाना में पहली बार बनेगी बीजेपी सरकार। तेलंगाना में पहली बार बनेगी बीजेपी सरकार। पीएम मोदी ने उन लोगों को भी चुनौती दी जो लोग बीजेपी को रेस से बाहर बता रहे हैं। अपने आप को राजनीति के बड़े ज्ञानी मानते हैं, वो आकर के यहाँ देख लें, तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बन रही है। बीआरएस को विश्वासघाती बताते हुए पीएम मोदी ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी घेरा। चूंकि बीआरएस हो या कांग्रेस, दोनों ने तेलंगाना में मुस्लिमों पर दाव लगाया, इसीलिए बीजेपी ने भी वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए अपने फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसका असर महबूबनगर की रैली में भी दिखा। क्योंकि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का शिलान्यास होगा, इसीलिए सीएम योगी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाकर ही हिंदुओं को साधने की कोशिश की।
आप सभी अयोध्या में इच्छुक है ना, और मैं इसीलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि भाइयों बहनों, आप सब सीएपी मिथुन रेड्डी को इलेक्शन जिता करके भेजिए। आपका आशीर्वाद उनको प्राप्त हो, और मैं बदले में कहूंगा इन सभी राम भक्तों को लेकर के अयोध्या 22 जनवरी के बाद पधारे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कितनी भी भीड़ हो, लेकिन राम भक्तों के लिए हम व्यवस्था करेंगे। स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था करेंगे, जिससे यहाँ से आप भी अयोध्या की यात्रा पे आ सकेंगे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने का दावा किया। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट और अजीत पवार के एनसीपी गुट के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 26 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, जबकि शिंदे गुट और एनसीपी के अजीत पवार गुट को 22 सीटें दी जाएंगी। फडणवीस के मुताबिक 48 लोकसभा सीटों पर सर्वे का काम पूरा हो गया और इनमें से 40 से 42 सीटों पर अलायंस जीत दर्ज करेगी। पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में एक एसपी, 2 डीएसपी समेत 7 लोगों को सस्पेंड किया गया। 5 जनवरी 2022 को पीएम मोदी फिरोजपुर में एक रैली में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते को किसानों ने ट्रैक्टर लगा करके रोक दिया था, जिसके चलते उन्हें रास्ते में ही रुकना पड़ा। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 2 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई। शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होकर के 22 दिसंबर तक चलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में केसीआर की सरकार है और वो भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में देर रात बीजेपी कार्यकर्ता की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना के पीछे चुनावी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लेकिन तेलंगाना में वोटों का ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना बीजेपी के लिए इतना भी आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां करारी हार का सामना करना पड़ा था और पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को तेलंगाना में सिर्फ एक सीट मिली थी और गोशामहल सीट से टी राजा सिंह ही चुनाव जीतने में सफल रहे थे। इसीलिए बीजेपी ने इस बार अपनी रणनीति बदली और सीएम केसीआर से राजनीतिक दोस्ती को खत्म कर लिया। इस बार के चुनाव में बीजेपी सीएम केसीआर के खिलाफ ही सबसे ज्यादा आक्रामक रही। एक कांग्रेस का एमएलए बिना गारंटी के चाइनीज माल जैसा है, कभी भी बीआरएस में चला जाएगा। वहीं बीजेपी ने अपने मुद्दों को भी बदला और ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने का दावा करके मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। वहीं तेलंगाना चुनाव नजदीक आते ही बीआरएस और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। राहुल गांधी ने एंडोले में चुनावी रैली की और बीआरएस को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। वहीं पेपर लीक मामले में भी राहुल गांधी ने बीआरएस को घेरा और आरोप लगाया कि सीएम के चंद्रशेखर राव सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये आप समझाइए, पेपर लीक क्यों होता है? युवाओं का भविष्य नष्ट क्यों होता है तेलंगाना में? राहुल गांधी ने राज्य की बीआरएस सरकार को सबसे बड़े भ्रष्टाचारी सरकार बताते हुए यहां तक कह दिया कि जनता का पैसा लूटने के लिए ही मुख्यमंत्री ने अपने पास सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले मंत्रालय रखे हैं। वहीं तेलंगाना में चुनाव प्रचार में जुटे राहुल गांधी एक बच्ची को दुलारते भी नजर आए। छोटी बच्ची को देख राहुल गांधी खुद को रोक नहीं सके और उन्होंने बच्ची को गोद में उठा लिया, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में राहुल गांधी बच्ची को गोद में उठाकर उसे दुलारते दिखे। इसके बाद राहुल गांधी ने बच्ची के साथ हल्के फुल्के अंदाज में मस्ती की और फिर बच्ची को उसकी मां को सौंप दिया। बच्ची के लिए राहुल गांधी के दिल में इतना प्यार देखकर बच्ची की मां भी गदगद हो गई और उन्होंने राहुल गांधी को शुक्रिया भी बोला। जिसके बाद राहुल गांधी अपने काफिले के साथ होटल से रैली के लिए निकल गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जब तेलंगाना के कामारेड्डी में जनसभा करने पहुंचे तो उन्होंने ईडी का मुद्दा उठा दिया और आरोप लगाया कि बीजेपी और बीआरएस एक दूसरे से मिले हुए हैं। और राहुल गांधी ने अपने ऊपर दर्ज मामलों का हवाला देते हुए दलील दी कि सीएम के चंद्रशेखर राव पर कोई भी केस दर्ज नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री से मिले हुए हैं। तो मेरा आपसे सवाल है
अगर केसीआर नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़ा है तो उस पर केसेस क्यों नहीं लग रहे, उसका घर क्यों नहीं लिया जा रहा, उसकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द की जा रही। वहीं उन्होंने राज्य में ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने वाले बीजेपी के दावों पर भी तंज कसा। तेलंगाना में अमित शाह ने कहा कि हम ओबीसी चीफ मिनिस्टर लाएंगे। भैया पहले 2% वोट तो लाओ, फिर बात करना सीएम की। राहुल गांधी ने दावा किया कि हमने बीजेपी के चारों टायर पंचर कर दिए हैं और उनके चुनाव प्रचार की हवा निकाल दी है। राहुल गांधी के आरोपों के जवाब में बीआरएस ने भी हमले तेज कर दिए हैं। सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि राहुल को चुनाव से कोई लेना देना ही नहीं है और कहा कि राहुल गांधी तेलंगाना सिर्फ हैदराबाद की बिरयानी खाने आते हैं। राहुल गांधी जी तेलंगाना आते हैं, बिरयानी खाते हैं, पान खाते हैं, अच्छा है, मेहमान है हमारा खाना यहाँ का टेस्ट करके, हमारी मेहमान नवाजी टेस्ट करके चले जाए। बीआरएस विधायक के कविता ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने कभी तेलंगाना का भला नहीं किया। जब भी हमें तेलंगाना के लोगों को, आवाम को जरूरत पड़ी, उन्होंने लगातार तेलंगाना को धोखे ही दिए। राहुल के सभी आरोपों का जवाब देते हुए बीआरएस की तरफ से ये दावा किया गया कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना की जनता पूरी तरह से नकार देगी। और जाति आधारित सर्वे के बाद अब बिहार सरकार शराबबंदी को लेकर नया सर्वे कराने जा रही है। शराबबंदी का मकसद ये पता लगाना है कि अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से अब तक कितने लोगों ने शराब का सेवन छोड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नशा मुक्ति दिवस पर अधिकारियों को शराबबंदी पर सर्वे के निर्देश दिए हैं। नीतीश सरकार ये भी जानकारी जुटाएगी कि कितने लोग शराबबंदी के खिलाफ हैं। इसके साथ ही शराबबंदी के सामाजिक आर्थिक प्रभाव की भी जानकारी हासिल की जाएगी। ये भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि शहर और ग्रामीण इलाकों में समाज में यहां शराबबंदी का कैसा असर रहा। बिहार के सभी 38 जिलों में करीब 1 लाख घरों का सर्वे किया जाएगा और हर जिले में कम से कम 2500 घरों का सर्वे किया जाएगा। हर जिले में कम से कम 40 लोगों का इंटरव्यू भी किया जाएगा। इसके अलावा 4 फोकस ग्रुप भी होंगे जो शराबबंदी के मुद्दे पर चर्चा कर इसका प्रभाव जानने की कोशिश भी करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि घर घर इस सर्वे को करने का जो खर्च है राज्य सरकार उठाएगी। 12 हफ्ते में सर्वे का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार को उम्मीद है कि अगले साल मार्च तक सर्वे रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। वैसे शराबबंदी लागू होने के बाद से राज्य सरकार अब तक 3 बार सर्वे करा चुकी है। इसी साल फरवरी में जारी तीसरी सर्वे रिपोर्ट में राज्य की 99% महिलाओं ने शराबबंदी का समर्थन किया था। वहीं सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 92% पुरुषों ने भी शराबबंदी के समर्थन में नजर आए थे। शिक्षक भर्ती को लेकर के अभ्यर्थियों ने जमकर के प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर प्रोटेस्ट किया। इनका आरोप है कि आरक्षण लागू करने में अनियमितता बरती गई, जिसकी वजह से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित कर दिया गया। चीन में नए वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों और किशोरों में बुखार के मामलों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। हालांकि मंत्रालय के मुताबिक घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना जरूरी है। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान की तरफ से फिर भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर ड्रोन भेजा गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 किलो हेरोइन के साथ 1 पिस्टल, 2 मैगजीन और 20 राउंड कारतूस मिले। कोलकाता के चिंगरी घाटा इलाके में एक जुलूस के दौरान एक व्यक्ति की कैंची घोंपकर हत्या कर दी गई। जगदर्थी पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति ने दूसरे शख्स पर कैंची से हमला कर दिया। वारदात के बाद लोगों ने आरोपी की पिटाई भी की। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने की मुहिम 15वें दिन भी ऑगर मशीन के टूटे हुए हिस्से को निकालने का काम जारी है। इसके लिए हैदराबाद से लाए गए प्लाज्मा कटर की मदद ली जा रही है, जिसकी मदद से सुरंग में फंसे मशीन के हिस्से को निकाला जा रहा है। इस बीच मैनुअल ड्रिलिंग का काम भी शुरू कर दिया गया और जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 15 मीटर से अधिक वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी कर ली गई। अधिकारियों के मुताबिक इस काम में करीब 4 दिन लग सकते हैं। जो वर्टिकल ड्रिलिंग हम करा रहे हैं SJVNL से, वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 100 घंटे, जैसे मैंने बोला 4 दिन मैंने बताया था, तो 100 घंटे का हमने बताया। आज से शुरुआत हुई है, 15 मीटर ड्रिलिंग हो चुका है अब तक। 4 दिन में हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि रिग भी बदलना होगा, मशीन बदलनी होगी, उसका टाइम का भी मैंने आपको बताया था, तो 4 दिन में ये हो जाना चाहिए। अधिकारियों को उम्मीद है कि अगर इस काम में कोई अड़चन नहीं आई तो फंसे मजदूरों तक जल्द पहुंचा जा सकेगा।
और इस बीच ये उम्मीद भी जताई गई कि कल तक ऑगर मशीन के फंसे हुए हिस्से को भी पूरी तरह से निकाल लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है तो वहां मैनुअल ड्रिलिंग का काम किया जाएगा। ऑगर मशीन से धक्का देकर अंदर किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए 800 या 700 mm के पाइप डालने की योजना है, जिससे मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता बने। अदरवाइज वी हैव ऑल अवेलेबल ऑप्शंस, तो उन सब का इस्तेमाल करके 700 mm पे भी जाया जा सकता है, लेकिन वी विल ट्राई विद 800 mm, तो उनको हम पैरेलली दोनों चीजों की तैयारियों में लगे हुए हैं। इस बीच आर्मी ने भी वहां मोर्चा संभाल लिया है, जो सुरंग के दाएं हिस्से में मलबा हटाकर ड्रिलिंग का काम करेंगे। सुबह से ही इंडियन आर्मी की एक टीम, जो करीब 20 लोगों की एक टीम गठित की गई है, जिसमें इंजीनियर्स भी शामिल हैं, एक्सपर्ट्स शामिल हैं। ये तमाम लोग मैनुअल ड्रिलिंग का काम करेंगे। भारतीय सेना के जवान भी मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। सुरंग में फंसे श्रमिकों के लिए बीएसएनएल भी राहत देने की कोशिश में जुटा है। इसके लिए बीएसएनएल वहां अपनी लैंडलाइन सुविधा को पहुंचाने के लिए तारों का जाल बिछा रहा है, जिससे फंसे लोग अपने परिजनों से बात कर सके। इसके लिए बीएसएनएल के कर्मचारी वहां कड़ी मशक्कत करते नजर आए। सुरंग के आसपास के पूरे इलाके में बीएसएनएल के कर्मचारी पेड़ों और चट्टानों पर चढ़कर तारों का जाल बिछाते दिखाई दिए। टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए अब टेलीफोन का सिस्टम जनरेट होने जा रहा है और उससे वो आसानी से बातचीत करेंगे। आप यहाँ पे देखिए, वायर को बिछाने का काम चल रहा है और इसी तरह से अधिकारी कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं। वहीं बीएसएनएल के कर्मचारियों ने बताया कि इसके जरिए लैंडलाइन की सुविधा मिलेगी, जिससे सुरंग में फंसे मजदूर बिना रुकावट अपने परिजनों से आसानी से बात कर सकेंगे। ये तो अभी कोशिश की जा रही है कि श्रमिकों तक इसकी जो बीएसएनएल की लैंडलाइन की सुविधा है श्रमिकों तक उनको तक पहुंचाई जाए, और जो श्रमिक वहाँ पे इतने दिनों से 14 दिनों से जो फंसे हुए हैं वो अपने उसके संग सभी अपने परिजनों से बात कर सकें। पहाड़ी इलाका होने की वजह से बीएसएनएल के कर्मचारियों को भी तार बिछाने में परेशानी हो रही है। हालांकि उन्होंने भी उम्मीद जताई है कि सभी मजदूर जल्द बाहर निकलेंगे। वहीं टनल में फंसे श्रमिकों की सेहत और उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कोशिश है कि उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसके लिए भी अलग से टीमों को लगाया गया। इस बीच सीएम धामी ने फंसे श्रमिकों के परिजनों से मुलाकात की। सीएम धामी टनकपुर के रहने वाले टनल में फंसे श्रमिक पुष्कर सिंह एरी के परिवार से मिले और धैर्य बनाए रखने की अपील की। इस दौरान श्रमिक पुष्कर के परिजन काफी भावुक नजर आए, जिनका हाथ पकड़कर सीएम धामी ने भी सभी फंसे लोगों के सुरंग से जल्द निकलने का भरोसा दिया। सीएम धामी ने उम्मीद जताई कि ऑगर मशीन का फंसा हुआ हिस्सा जल्द निकलेगा, जिसके बाद ड्रिलिंग के काम में तेजी आएगी। अब कुल 14 मीटर शेष बचा हुआ है, जो ऑगर मशीन को काट के निकालना है। लगता है कि जल्दी ये काम हो जाएगा अगले कुछ घंटों में। उसके बाद मैनुअल काम शुरू होगा ड्रिलिंग का। योजना के मुताबिक अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तरीके से मैनुअल ड्रिलिंग का काम आगे बढ़ाया जाएगा। मुंबई में दुकानों के बाहर मराठी साइन बोर्ड न लगाने पर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने जम करके बवाल किया। जिन दुकानों पर हिंदी और अंग्रेजी के बोर्ड लगे पाए गए, उन्हें एमएनएस कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिए, जिसका एक वीडियो मुंबई के दहीसर इलाके से सामने आया, जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता एक दुकान पर लगे साइन बोर्ड को फाड़ते दिखे। वहीं मुंबई के अलग अलग इलाकों में भी एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर हिंदी और अंग्रेजी वाले साइन बोर्ड पर कालिख पोत दी और मराठी में ही दुकान का नाम लिखने की चेतावनी दी। बता दें कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की सभी दुकानों को मराठी साइन बोर्ड के नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था, जिसकी अंतिम तारीख 25 नवंबर थी। और जैसे ही अल्टीमेटम की आखिरी तारीख निकली, एमएनएस कार्यकर्ता एक्टिव हो गए और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहीं बीएमसी ने भी 28 नवंबर तक मराठी साइन बोर्ड लगाने को कहा है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर साइन बोर्ड नहीं लगाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के शहडोल में रेत माफिया पर एक पटवारी की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने का आरोप लगा। बताया गया कि पटवारी प्रसन्न सिंह अवैध खनन रोकने के लिए गए हुए थे, तभी रेत माफिया ने ट्रैक्टर से उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक अवैध खनन की जानकारी मिलने के बाद पटवारी प्रसन्न सिंह दूसरे पटवारियों के साथ गोपालपुर के सोन नदी घाट पहुंचे, जहां रेत का अवैध खनन जारी था। कई ट्रैक्टर रेत के अवैध परिवहन में लगे हुए थे। उनमें से एक ट्रैक्टर को पटवारी प्रसन्न सिंह ने रोक लिया। तभी ड्राइवर अचानक पटवारी के ऊपर से ट्रैक्टर चढ़ाते हुए वहां से फरार हो गया। इस घटना के बाद कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेर लिया। रेत माफिया के हौसले कितने बुलंद है इस मध्य प्रदेश में। पूरी नदियों को लूट डाला है। ये 18 साल जो है नदियों की लूट के साल है। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई।
सीज फायर के दूसरे दिन हमास ने देर रात इजरायली बंधकों के दूसरे बैच को रिहा कर दिया। इजरायली सेना के मुताबिक युद्ध विराम समझौते के तहत अदला बदली के दूसरे दौर में हमास ने 13 इजरायलियों और 4 विदेशियों को रिहा किया। हमास ने जिन 13 इजरायलियों को छोड़ा उनमें 8 बच्चे, 5 महिलाएं, जिनमें 3 बच्चों की उम्र 10 साल से भी कम है। इजरायली बंधकों को लाने के लिए रेड क्रॉस कर्मचारी गाजा पहुंचे, जहां हमास के आतंकियों ने एक एक कर 13 इजरायलियों और थाईलैंड के 4 नागरिकों को उनको सुपुर्द कर दिया। इस दौरान एक इजरायली युवती पैरों में प्लास्टर और बैसाखी के सहारे आगे बढ़ती नजर आई, जिसे हमास के आतंकवादियों ने सहारा दिया और रेड क्रॉस की गाड़ी में बिठाया। जिसके बाद रेड क्रॉस के कर्मचारी रिहा किए गए सभी 17 बंधकों को लेकर राफा बॉर्डर की ओर निकल गए। राफा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी पहले से मौजूद थे, जिन्होंने बंधकों की गाड़ियों की रफ्तार को धीमा कर दिया। सड़क पर खड़े इन फिलिस्तीनियों ने नारेबाजी की और बंधकों की तस्वीरें खींचते नजर आए। समझौते के तहत बंधकों को सकुशल इजराइल लाने की जिम्मेदारी रेड क्रॉस कर्मचारियों की होती है, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। रेड क्रॉस कर्मचारी पूरी मुस्तैदी के साथ बंधकों को लेकर रवाना हुए और राफा बॉर्डर से होते हुए जैसे ही बंधक इजराइल की सीमा में दाखिल हुए, आईडीएफ की गाड़ियों ने उन्हें घेर लिया, जबकि मौके पर एम्बुलेंस मेडिकल सहायता के लिए खड़े नजर आए। लेकिन रेड क्रॉस की गाड़ियों से सभी 17 बंधकों को स्पेशल बसों में बिठाया और पूरी सुरक्षा के साथ उन्हें सड़क मार्ग से नजदीकी इजरायली शहर की ओर ले जाया गया, जहां से हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन्हें तेल अवीव के रमत गान शहर लाया गया, जहां बसों से भी बंधकों को मेडिकल चेकअप के लिए रमत गान स्थित शेबा मेडिकल सेंटर लाया गया। यहाँ सभी बंधकों का प्राथमिक उपचार किया गया, जबकि अस्पताल के मुताबिक रिहा हुए 17 बंधकों में से एक युवती को छोड़कर बाकी पूरी तरह फिट हैं। अस्पताल के मुताबिक 21 साल की इजरायली नागरिक माया रेगेव स्थिर हैं, लेकिन उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसके बाद ही वो घर जा पाएंगी। वहीं जो लोग 50 दिन बाद अपनों से मिले, वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर सके, खास तौर पर वो माता पिता जिनके छोटे छोटे बच्चे आतंकी संगठन हमास के कब्जे में थे। लिहाजा जैसे ही इन अभिभावकों ने अपने बच्चों को देखा, बाहें फैलाकर उन्हें खुद में समेट लिया। एमिली के पिता थॉमस हैंड की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। 7 साल पहले अपनी पत्नी को खो चुके थॉमस हैंड ने अपने इकलौते सहारे और जीने की वजह को आंखों के सामने देखा तो रो पड़े। थॉमस हैंड ने हमास की कैद से रिहा हुई अपनी 9 साल की बेटी एमिली हैंड को गले से लगा लिया और रोने लगे। वहीं 13 साल की हिला रोटेम को लेने के लिए उनके अंकल पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी भतीजी को गले लगा लिया, जबकि हमास की कैद से रिहा हुई हिला रोटेम अपने अंकल से लिपटकर रोने लगी। दरअसल हमास ने हिला रोटेम को तो रिहा कर दिया, लेकिन उसकी मां राया को नहीं छोड़ा, जबकि हमास के साथ समझौते की एक शर्त ये भी थी कि रिहा होने पर किसी भी बच्चे को उसकी मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए। यही नहीं, इजरायली सेना ने आतंकी संगठन हमास पर बंधकों की रिहाई में देरी करने का आरोप लगाया। इजरायल ने कहा कि बंधकों की रिहाई के दूसरे चरण को हमास ने जानबूझकर लंबा खींचा। जबकि शनिवार को एक वक्त ऐसा भी आया जब इजरायली सेना ने सीज फायर खत्म कर दोबारा युद्ध का शंखनाद करने की तैयारी कर ली। बंधकों की रिहाई में देरी के बाद इजरायल ने हमास को आधी रात तक का वक्त देते हुए कहा कि समझौते के तहत बंधकों को रिहा करो, वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। हालांकि ये संकट उस वक्त खत्म हो गया जब देर से ही सही, लेकिन हमास ने 17 बंधकों को रिहा कर दिया। लेकिन हमास ने ये भी माना कि उसने बंधकों को छोड़ने में जानबूझकर देरी की। हमास ने इजरायल पर समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। हमास ने दावा किया कि इजरायल राहत सामग्री से भरे ट्रकों को नॉर्थ गाजा में एंट्री की इजाजत नहीं दे रहा। ونؤكد أن الاحتلال حتى اللحظة لم يلتزم بتنفيذ كامل البنود والمعايير في اتفاق الهدنة، سواء بخصوص الخروقات الأمنية وإطلاق النار على أبناء شعبنا أو عدد شاحنات الإغاثة المفترض وصولها لشمال القطاع أو التلاعب بأسماء ومعايير। इजराइल हमास की तल्खी के बीच में वेस्ट बैंक से एक बार फिर जश्न की तस्वीरें सामने आई। लोग पटाखे फोड़ते, सड़कों पर डांस करते और फिलिस्तीन का झंडा लहराते नजर आए। दरअसल इस खुशी की वजह थी दूसरे चरण में उन 39 फिलिस्तीन कैदियों का रिहा किया जाना जो पिछले कई सालों से इजराइल की जेलों में बंद थे। वेस्ट बैंक के अल बिरेह में सैकड़ों की तादाद में मौजूद लोगों ने इजराइल की जेलों से रिहा किए गए 39 कैदियों का स्वागत किया। हाथों में फिलिस्तीन और हमास के झंडा लिए लोगों ने इन्हें कंधे पर बिठाकर घुमाया और नारेबाजी की। हालांकि इससे पहले इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों के बीच वेस्ट बैंक की जेल के पास मुठभेड़ भी हुई। इजरायली सेना ने जेल के नजदीक आतिशबाजी कर रहे लोगों को पहले भगाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो आईडीएफ को मजबूरन गोली चलानी पड़ी, जिसकी वजह से एक फिलिस्तीनी घायल हो गया।
इसके अलावा इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के दूसरे इलाकों में भी रेड की। कई जगहों पर इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच में संघर्ष भी हुआ, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और 7 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। दरअसल इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जनिन में रेड मारी। यहाँ लोगों के साथ उसका संघर्ष हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर जगह जगह आग लगी हुई और सन्नाटा पसरा नजर आया। इस बीच गाजा में तैनात IDF जवानों से मिलने पहुंचे इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने एक बार फिर साफ कर दिया कि सभी बंधकों की रिहाई और हमास के सफाए तक उनका मिशन नहीं रुकने वाला। וגם בין הפעולה שלכם לבין הבאת חטופים. זה התהליך. לוח הזמנים להפוגה הוא קצר. זה לא ייקח שבועות. ייקח ימים, קצת יותר, קצת פחות. כל המשך משא ומתן יעשה תחת אש. इजरायली रक्षा मंत्री ने सैनिकों से मुलाकात के दौरान ये भी कहा कि हमास पर दबाव बढ़ाने का ही नतीजा है कि वो बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हो गया, लिहाजा भविष्य में उस पर और ज्यादा दबाव बनाया जाएगा। संघर्ष विराम और कैदियों की अदला बदली के बीच में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास और ईरान पर निशाना साधा। बेंजामिन नेतन्याहू ने द यरूशलेम पोस्ट में एक लेख लिखा। इस लेख के जरिए बेंजामिन नेतन्याहू ने न सिर्फ हमास और उसका साथ दे रहे ईरान को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि पूरी दुनिया को आतंकवाद के खतरे से अलर्ट भी किया। उन्होंने द यरूशलेम पोस्ट में लिखा कि अगर हमास ईरान जीत गए तो अगला नंबर बाकी देशों का होगा। कुछ लोगों को लगता है कि बुराई खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। निश्चिंत रहिए, इजराइल लड़ेगा और इस युद्ध को खत्म करके दम लेगा। हमास ईरान की ओर से बनाए गए शैतानी धुरी का एक हिस्सा है। ईरान आतंकियों को पूरे मिडिल ईस्ट और उसके बाहर हथियार और ट्रेनिंग देता है। इसके अलावा नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर के वाकये को होलोकास्ट के बाद सबसे बड़ी बर्बरता बताते हुए दुनिया के सभी देशों से सवाल भी पूछा कि क्या हम बेहतर भविष्य के लिए लड़ने को तैयार हैं या अत्याचार और आतंक के सामने सरेंडर कर दें। आज मुंबई आतंकी हमले को 15 साल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 से 11 की बरसी पर उन लोगों को याद किया जिन्होंने हमले में अपनी जान गंवा दी। पीएम मोदी ने 26 से 11 को कायराना हमला बताते हुए आतंकवाद पर जोरदार प्रहार किया। तेलंगाना के मेदक में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने 15 साल पहले हुए मुंबई हमले को आतंकवाद का घिनौना चेहरा बताया। आज 26/11 को देश बहुत बड़ा आतंकी हमले का शिकार हुआ था। इस हमले में हमने अनेकों निर्दोष देशवासियों को खो दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने तब की सरकारों को कमजोर बताने के साथ आतंक से लड़ने में असमर्थ करार दिया। 26/11 का ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि कमजोर और असमर्थ सरकारें देश को कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं। जबकि इससे पहले मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि 26 नवंबर के दिन को हम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन आज 26 नवंबर हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आज के ही दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई को, पूरे देश को थर्रा कर रख दिया था। लेकिन ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के अलावा तमाम दलों के नेताओं, क्रिकेटर्स, फिल्मी कलाकारों और नामचीन हस्तियों ने 26 से 11 आतंकी हमले में मारे गए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले को 15 साल हो गए हैं। मुंबई पुलिस का कहना है कि अब 26 से 11 मुंबई में दोहराना आतंकवादियों के लिए इतना आसान नहीं है। 26 से 11 के मुंबई हमले से पहले तक मुंबई में गिने चुने सीसीटीवी थे। अब शहर के कोने कोने में सीसीटीवी लगा दिए गए। कुछ सीसीटीवी सरकार ने लगाए और कुछ लोगों ने खुद लगाए हैं। सरकार ने एक सर्कुलर निकाल करके लोगों से कहा था कि वो जितने भी कैमरे लगाएं, उनमें से एक सीसीटीवी कैमरे का मुंह सड़क की तरफ जरूर होना चाहिए। सरकार ने जो सीसीटीवी कैमरे लगाए वो पुलिस कंट्रोल रूम से सीधे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 26 से 11 हमले के बाद मुंबई में बेहतर इंटेलिजेंस पर भी काफी ध्यान दिया गया। पहले मुंबई में एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की सिर्फ एक काला चौकी में यूनिट थी। अब मुंबई में नागपाड़ा, जुहू, चारकोप,
विक्रोली के साथ ठाणे और नवी मुंबई में भी एटीएस की यूनिट्स हैं। मुंबई में हर पुलिस स्टेशन में भी एटीसी यानी कि एंटी टेरर सेल खोला गया है। अभी तक स्पेशल ब्रांच ही इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का मुंबई में काम करती थी, अब एटीसी को भी खुफिया जानकारी जुटाने का काम दिया गया है। 26 से 11 से पहले मुंबई पुलिस में क्यूआरटी यानी कि क्विक रिस्पांस टीम थी। एनएसजी के आने से पहले क्यूआरटी वाले सबसे पहले ताज होटल पहुंचे थे। 26 से 11 से पहले तक क्यूआरटी की संख्या और उसके पास सुविधाएं बहुत कम थी। अब क्यूआरटी के पास ज्यादा संख्या में पुलिसकर्मी हैं, गाड़ियां और मॉडर्न हथियार हैं। क्यूआरटी की गाड़ियां जगह जगह फोर्स के साथ खड़ी रहती हैं। 26 से 11 के बाद मुंबई में हर जोन में बुलेट वैन भी खड़ी रहती है। 26 से 11 से पहले मुंबई में एनएसजी की कोई ब्रांच नहीं थी, अब मुंबई में एनएसजी की ब्रांच भी है। एनएसजी की तर्ज पर फोर्स 1 का भी गठन किया गया है। 26 से 11 को आतंकवादी समुद्री रास्ते से मुंबई आए थे, अब समुद्र की 4 लेयर सुरक्षा बना दी गई है। मुंबई में 3 सागरी सुरक्षा पुलिस स्टेशन भी बनाए गए हैं। आम आदमी पार्टी की स्थापना को आज 11 साल पूरे हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के 12वें स्थापना दिवस के मौके पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में आप नेताओं पर 250 से ज्यादा केस लगाए गए, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई सबूत नहीं मिल पाए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में थोड़ी कमी आई है। कल दिल्ली में बारिश होने की संभावना है, जिसके बाद प्रदूषण से राहत मिल सकती है। तो वहीं आज राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में कई जगहों पर बेमौसम बरसात देखने मिली। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में देर रात एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात रही कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मेडिकल कॉलेज के बेसमेंट में एक छात्र का लहूलुहान शव मिलने से हड़कंप मच गया। छात्र इसी कॉलेज में एमबीबीएस कर रहा था और सेकेंड ईयर में था। छात्र की मौत की वजहों का अभी पता नहीं चल पाया। महाराष्ट्र के पुणे से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई, जहां एक महिला पर अपने पति की हत्या का आरोप लगा। आरोप है कि निखिल खन्ना नाम के शख्स ने पत्नी रेणुका को जन्मदिन मनाने के लिए दुबई ले जाने से इनकार कर दिया और दावा किया कि इस बात से रेणुका इतनी नाराज हुई कि उसने अपने पति निखिल पर हमला कर दिया, जिससे निखिल की मौत हो गई। शुरुआती जांच के मुताबिक पति पत्नी के बीच इसलिए विवाद हुआ था क्योंकि निखिल जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए रेणुका को दुबई नहीं ले गया और सालगिरह के मौके पर उसे महंगे गिफ्ट भी नहीं दिए। साथ ही रेणुका कुछ रिश्तेदारों का जन्मदिन मनाने के लिए दिल्ली जाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए भी निखिल तैयार नहीं था। बताया गया कि इस बात से नाराज रेणुका ने निखिल को इतनी जोर से मुक्का मारा कि उसकी नाक और कई दांत टूट गए। हमले के बाद निखिल के शरीर से ढेर सारा खून बह गया और वो बेहोश हो गया। इसकी जानकारी मिलते ही पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो पहले अंटार्कटिका का हिस्सा था, अब टूट करके अलग हो गया और अब ये दक्षिणी महासागर की ओर बहना शुरू हो गया है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि 3 दशक से भी ज्यादा समय बाद ये आइसबर्ग खिसक रहा है। और इस खबर ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों में हलचल मचा दी, क्योंकि इससे होने वाले खतरे पर उनकी नजर टिकी हुई है। इस आइसबर्ग का नाम A23A है और ये 1986 में अंटार्कटिक तटरेखा से अलग हो गया था, जो बाद में तेजी से अंटार्कटिक के वेडेल सागर में समा गया और बर्फ का द्वीप बन गया। लेकिन करीब 30 साल के बाद अब ये आइसबर्ग अपनी जगह से खिसक रहा है और ये ग्लेशियर A23A न्यूयॉर्क शहर के आकार के करीब 3 गुना और ग्रेटर लंदन से 2 गुना बड़ा है। इसका आकार करीब 4000 वर्ग किलोमीटर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हाल के महीनों में हवाओं और धाराओं की वजह से A23A की गति तेज हो गई और दावा किया जा रहा है कि आइसबर्ग दक्षिण जॉर्जिया नामक द्वीप को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। दक्षिण जॉर्जिया द्वीप लाखों सील, पेंगुइन और अन्य पक्षियों का घर है। ऐसे में A23A दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास जाता तो ये पशु पक्षियों के आवास को तबाह कर सकता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड 30 साल तक समुद्र तल पर अटके रहने के बाद अब फिर से आगे बढ़ रहा है और वैज्ञानिकों की माने तो ये भयावह आपदाओं का संकेत हो सकता है, क्योंकि इतने विशालकाय हिमखंड के आगे खिसकने से काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि A23A नाम का ये ग्लेशियर दक्षिण जॉर्जिया द्वीप को तबाह कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो दक्षिण जॉर्जिया द्वीप में रहने वाली हजारों सील, पेंगुइन और समुद्री पक्षियों के लिए खतरा हो सकता है।
इतना ही नहीं, आशंका जताई जा रही है कि ये आइसबर्ग दक्षिण अफ्रीका की ओर भी बढ़ सकता है और वहां पर शिपिंग में रोड़ा अटका सकता है। और यही वजह है कि इस खबर ने दुनिया के कई देशों की टेंशन बढ़ा दी है। चीन के कई राज्यों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश और जमकर के बर्फबारी हुई है, जिसके बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज किया गया। चीन के मौसम विभाग ने अगले 10 दिनों तक देश के अलग अलग हिस्सों में ठंडी हवा चलने की भी आशंका जताई। और यही वजह रही कि हेबई और जियांगशी प्रांत समेत चीन के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तापमान में 6 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। चीन के कई इलाकों से बर्फबारी की तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका नजर आया। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। यहां तक कि सड़कों पर भी बर्फ की मोटी चादर जम गई, जिसके बाद वहां से गुजरने वाली गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। चीन के मौसम विज्ञान के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट के साथ चीन के कई हिस्सों और तटीय क्षेत्रों में तेज हवाएं और आंधी चलने की संभावना है। साथ ही वहां के मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बर्फबारी के साथ बर्फीले तूफान आने की भी चेतावनी दी है। मुंबई से सटे ठाणे में ट्रेन के डिब्बे में अचानक आग लग गई। महाराष्ट्र के ठाणे में रेलवे यार्ड में खड़ी एक पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे में आग लग गई। इस आग में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग किस कारण से लगी इसका भी पता अभी नहीं चल पाया है। यूपी के जालौन में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। Zee News.